नमस्कार, मैं हूं मनोहर मनोज, पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्धसत्य में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि देश में कोरोना महामारी की वजह से देश की समूची शिक्षा व्यवस्था की छत विक्षत अवस्था पर। दोस्तों, कहना न होगा, पिछले 1.5 साल से कोरोना महामारी के चल रहे दौर में देश के जनजीवन को अनेकानेक तरीके से नुकसान हुआ। हमने ये बार बार चिंता की, हमने बार बार अपनी ये बात कही कि कैसे लोगों को अपने जान बचाने के लिए तरह तरह की जद्दोजहद करनी पड़ेगी, कैसे लोगों ने एक तरह से मानसिक अवसाद में अपने समय बिताए, लोगों ने बंद कमरों में किस किस मनोवैज्ञानिक अवस्था में अपने समय काटे, लाखों करोड़ों लोगों को रोजी रोजगार के लिए एक तरह से भटकना पड़ा, तड़पना पड़ा और अपने मन महसूस करके उन्हें जैसे तैसे अपने जीवन को गुजारना पड़ा। ऐसे में एक तरह से बीमारी, बेरोजगारी के अलावा इस देश में एक और बहुत बड़ी त्रासदी हुई, वो शिक्षा को लेकर के हुई। कहना न होगा, कोरोना महामारी के मद्देनज़र देश की सभी प्रांतीय सरकारों ने अलग अलग तरीके से लॉकडाउन किया, जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ साथ सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को, यानी कि प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और तमाम टेक्निकल और प्रोफेशनल्स कॉलेज की कक्षाएं बंद कर दी गईं। यानी कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आना जाना और वहाँ की गतिविधि लॉकडाउन के मद्देनज़र ठप कर दिया गया। और कुछ चंद जगहों पर, यानी कि कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस थे जो कहीं न कहीं हाई टेक थे, या जो ऑनलाइन अपने आप को कनेक्ट करके अपने स्टूडेंट को शिक्षा देने में कामयाब हो गए। लेकिन पूरे देश में प्राइमरी स्कूल से लेकर के यूनिवर्सिटी तक और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन से लेकर के टेक्निकल, इंजीनियरिंग, मेडिकल, इन सब की जितनी संख्या थी, बताया जाता है कि केवल 1/3 इंस्टीट्यूशंस ही ऑनलाइन मोड में आकर के अपने स्टूडेंट्स को एक तरह से शिक्षा, प्रशिक्षण या ट्रेनिंग का काम करने में सफल हो पाए थे। यानी कि देश का 2/3 तबका एक तरह से शिक्षा से बिल्कुल वंचित रह गया। और हम बात करेंगे खास तौर पे उन गवर्नमेंट स्कूलों की, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूलों की। और प्राइमरी स्कूलों का आलम ये था कि देश के जो 15 करोड़ बच्चे जो कहीं ना कहीं 4 साल से लेकर के और 14 साल की उम्र के स्टेज में आते हैं, करीब 1.5 साल से उनकी एक तरह से पढ़ाई बिल्कुल ठप हो चुकी है। और वो दूर दराज के इलाकों में, जहाँ पर कि ऑनलाइन मोड में बच्चों से शिक्षक नहीं जुड़ सकते थे, उनको भगवान भरोसे रहना पड़ा। दोस्तों, हम इस कार्यक्रम के जरिए हम किसी सरकार पर कोई आक्षेप नहीं उठा सकते, क्योंकि सभी सरकारों की अपनी मजबूरी थी और सरकार को ये पता नहीं था कि कभी ऐसा भी वक्त आएगा कि लोगों को स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाने से वंचित रखा जाएगा, क्योंकि यह कंटेजियस डिजीज या पेंडेमिक डिजीज कहीं ना कहीं रोकना था, तो किसी भी तरीके की गैदरिंग से बचना था। और उसके बचाव के लिए सरकारों ने सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस तो बंद कर दिए, लेकिन ऑनलाइन मोड में अधिकतर हिस्सा, जो मेजॉरिटी का हिस्सा था, वो अपने छात्रों को, अपने बच्चों को शिक्षित नहीं कर पाया। दोस्तों, अभी मेरा इस सेकेंड वेव में करीब 2 महीना मुझे गांव में रहना पड़ा। हमने ये देखा कि गांव के जितने स्कूल थे, उनके बच्चे बिल्कुल पढ़ाई से वंचित हो गए थे। और वो बच्चे, आम तौर पे ये माना जाता है कि देश में, भारत में चाइल्ड लेबर की संख्या वो करीब 10 करोड़ है। और ये माना जाता है कि जिन बच्चों को शिक्षा नहीं मिलती, जो स्कूल नहीं जा पाते, जिनके माँ बाप गरीब हैं, जिन्हें अपने कहीं ना कहीं खर्चे चलाने के लिए अपने बच्चों से भी काम करवाना पड़ता है। और जब देश में एलिमेंट्री एजुकेशन सर्व शिक्षा अभियान जब आया और उसके बाद जो मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की गई, तो देश में एक तरह से जो ड्रॉप आउट चिल्ड्रन की जो संख्या है वह 45% से घट करके केवल 5% पर आ गई थी।
यानी कि 95% बच्चों का स्कूल में जाना और वहाँ की पढ़ाई करना, कक्षा में भाग लेना सुनिश्चित हो गया था। लेकिन उस कोरोना ने उस पूरे खेल को बिगाड़ दिया, पूरे स्थिति को गड्ढमड कर दिया। और इस 1.5 साल न देश के अर्थव्यवस्था को हानि हुई, लाखों लोगों की जानें गईं, देश में पूरे एक तरह से हेल्थ सिस्टम की पूरी कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, कड़ा इम्तहान देना पड़ा। साथ साथ देश में करोड़ों लोग बेरोजगार हुए, लाखों लोग मानसिक अवसाद का शिकार हुए और अलग अलग तरीके की परेशानियां आई, सामाजिक गतिविधियां बंद हो गईं, लोगों को तरह तरह की मुसीबतें झेलनी पड़ी। लेकिन यह एक जो मुसीबत थी, जो शिक्षा से जो एक तरह से जो वंचित रहा देश का करीब 15 करोड़ जो नौनिहाल समुदाय, हमने कभी इसकी चर्चा नहीं की। तो कहीं ना कहीं जो ये 1.5 साल या आने वाले दिनों में अभी स्कूल कब तक पूरे तौर पर खुलेंगे, इसका अभी कोई रोड मैप नहीं बन पाया है। चूँकि देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार अब बढ़ी है, 50 करोड़ का आंकड़ा हम पार कर चुके हैं और सरकारों ने जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया है कि वो इस साल के अंत तक करीब 120 करोड़ टीके लगाना सुनिश्चित करेंगी। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि अगले सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जब शनही फेज वाइज और स्टेज वाइज देश के तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जब खुलना शुरू होंगे, तब उसके बाद से देश की जो इतनी जो विशाल शिक्षा व्यवस्था है वह पटरी पर आ पाएगी। दोस्तों, प्राइवेट एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस ने तो अपने टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा करके अपने बच्चों को तो जोड़ लिया, वैसे भी जो प्राइवेट और पब्लिक जो शिक्षा का जो व्यवस्था है, माना जाता है कि देश में वह एक तरह से 2 तरह की दुनिया बनाने में वह एक तरह से बहुत बड़ी भूमिका का निर्वाह करता है। देश में असमानता लाने में कहीं न कहीं 2 तरह की शिक्षा व्यवस्था का ज़्यादा बड़ा योगदान है और आज इस कोरोना महामारी ने उस असमानता की खाई को और चौड़ा कर दिया है। अगर राज्य सरकारें अपने अपने तरीके से स्कूलों को खोलने की घोषणा करती हैं, अभी तो ये कहा गया है कि केवल 10वीं, 11वीं और 12वीं के स्कूल खुलेंगे और वो भी जो है लिमिटेड स्टूडेंट जाया करेंगे। लेकिन जब क्लास 1 से लेकर के जब स्कूल जब खोले जाएंगे, जब कॉलेज खोले जाएंगे, जब यूनिवर्सिटीज खोले जाएंगे, तब तक न जाने कितनी देर हो चुकी होगी। और देश में जो ये 20 से 25 करोड़ जो स्टूडेंट की जो कम्युनिटी है, एक तरह से उसकी उसका पूरा जो भविष्य जो है दांव पर लग गया था, उसका पूरा जो है एकेडमिक करियर जो स्टेक पर आ गया था। आज यह ठीक है कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं, चाहे वो CBSE की हों या राज्य के एजुकेशनल बोर्ड की हों, उन्होंने अपने अपने तरीके से वॉक ओवर और पास ओवर तो कर दिया, अलग अलग तरीके से उनकी मार्किंग तो कर दी गई। लेकिन कहीं ना कहीं जो ज्ञान की कमी, जो प्रशिक्षण की कमी, जो उनको ट्यूशन की कमी जो इस दरमियान झेलनी पड़ी है, अगर इसका एक इकोनॉमिक कॉस्ट निकाला जाए तो वह कई हजार करोड़ से भी ऊपर होगा। तो दोस्तों, हमें इस कोरोना महामारी ने अनेकों तरह के दुख दर्द दिए, कितने संगे संबंधी छूट गए, कितने असमय मौत के शिकार हो गए, कितनी जो है औरतें विधवा हो गईं, बेवा हो गईं, कितने बच्चे यतीम हो गए। और सरकारें अपने अपने तरीके से उन्हें जितना भी संभव हो इस भ्रष्ट व्यवस्था में, इस लीकेज वाली व्यवस्था में उन्हें राहत देने का काम, उनके कल्याण करने का काम भले कर रही हों, लेकिन हमारा सिस्टम फुल प्रूफ नहीं है। और कहीं ना कहीं जो ये 15 से 20 करोड़ जो बच्चे जो इस शिक्षा से जो वंचित हुए हैं, जो क्लासेस से वंचित हुए हैं, जो स्कूलों से डिस्कनेक्ट हुए हैं, आने वाले दिनों में वो कितना फिर से जुड़ पाएंगे, इस पर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है दोस्तों। क्योंकि जो बच्चे अभाव की वजह से, तंगी की वजह से स्कूल नहीं जा पाते थे और आज कोरोना महामारी में वो स्कूलों से कट गए हैं। अगर वो स्कूल पुनः खुलते भी हैं, क्या उन बच्चों को पुनः स्कूलों में जाने की गारंटी होगी? क्या सरकारें उन तमाम बच्चों को पुनः स्कूल में लाने के लिए बाध्य कर पाएंगी? हमें लगता है कि इसमें काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, सरकारों को नाकों चने चबाने पड़ेंगे। और वैसे भी सरकारें भले वो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट होती हैं, लेकिन उनके जो मुलाजिम होते हैं वो कहीं ना कहीं वो ब्यूरोक्रेट होते हैं, जिनमें वो काम करने का वो जज्बा और वो प्रोफेशनलिज्म नहीं दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों, देश में एक तरह से स्वास्थ्य, रोजगार, अर्थव्यवस्था
और जो मानसिक अवसाद के अलावा देश की शिक्षा को कितना बड़ा करारा तमाचा लगा है इस कोरोना पेंडेमिक के मद्देनज़र। कहीं ना कहीं ये स्थिति हमारे तमाम नीति निर्माताओं को, देश के तमाम चिंतकों, विचारकों को और पब्लिक डिमोन में जो तमाम जो पॉलिसी मेकर्स हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, उन्हें इस बात की कड़ी चुनौती प्रदान करती है कि देश की जो शिक्षा है, जो पटरी से अलग हो चुकी है, वह पुनः पटरी पर कैसे आएगी। यह ठीक है कि सरकारों ने जो बड़ी बड़ी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, सीबीएसई के द्वारा आयोजित होने वाले जेई मेंस, नीट, उसके अलावा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी या अलग अलग तरीके के जो टेस्ट होते हैं, उसे वो करवाने में देर सवेर कामयाबी हासिल जरूर कर ली है। लेकिन क्या होगा उन लाखों स्कूलों का, वो प्राइमरी, मिडिल, हाई और तमाम जो है सीनियर सेकेंडरी, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का। अगर स्कूल और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन सरकारी हैं तो उनके शिक्षक तो वो अपने पगार पा रहे हैं, अपने सैलरी पा रहे हैं, उनके माथे पर शिकन नहीं है। लेकिन वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो ऑनलाइन क्लासेज देने में असमर्थ हैं, उनके वो तमाम लाखों शिक्षक आज वह भी जो है भुखमरी और बेहाली के शिकार हैं। तो समूचा देश अभी बेरोजगारी, स्वास्थ्य को लेकर के लड़ाई लड़ रहा था और उस पर ये जो शिक्षा की जो व्यवस्था है, यह ठीक है, लोगों को ये विचलित न कर रही हो। लेकिन आप अगर गौर से देखें तो देश काफ़ी पीछे चला गया और देश के वो 20-25 करोड़ बच्चों के साथ कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी एक त्रासदी एक तरह से बन करके आई है। क्या वो पुनः अपने जीवन को संवार पाएंगे? क्या वो पुनः वो स्कूलों में जा कर के एक तरह से वो उनके चेहरे पर वो हंसी ठीकेगी? क्या उन्हें पुनः वो मध्याह्न भोजन मिलेगा? या वो अलग अलग इंडस्ट्रियल सेंटर पे या अलग अलग कारखानों में और मजदूरों की ओर कूच कर चुके हैं, चूँकि उनके माँ बाप के पास आमदनी नहीं है, रोजगार नहीं है, कमाई का जरिया नहीं है। लॉकडाउन होने की वजह से अर्थव्यवस्था चारों तरह से चारों खाने चित्त हो चुकी है। तो ऐसे में वो बच्चे जो स्कूल में जाया करते थे, वो लाखों करोड़ों बच्चे कोई ना कोई वैकल्पिक रोजगार ढूंढ करके और अपने को तमाम तरह के एडिक्शन में भी डाल करके एक तरह से अपने वो जीवन को बिगाड़ चुके हैं। कोरोना महामारी ने हमें वो त्रासदी दी है जिस त्रासदी की एक ये नवीनतम मिसाल है। तो कहीं ना कहीं सरकारों के लिए अब ये नई चुनौती है कि वो वैकल्पिक रोजगार, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने, देश में स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने, लोगों को 100% वैक्सीनेशन देने के साथ साथ उन तमाम बच्चों को जो तमाम स्कूल और कॉलेजों से जो पिछले 1.5 साल में एक तरह से महरूम रहे, वंचित रहे, उन्हें पुनः फिर से पटरी पर लाए। हम इस बात की जोरदार वकालत करते हैं कि जो शिक्षा को जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भी भरपाई का एक मेगा प्लान सरकार लेकर के आए। दोस्तों, इसी नोट के साथ मैं अपना ये कार्यक्रम समाप्त करता हूँ। इजाज़त दीजिए, फिर किसी मुद्दे पर, फिर किसी सुलगते सवाल पर मैं पुनः आपसे रूबरू होऊंगा। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, शब बखैर।